नमस्ते बच्चों। 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके बारे में 2 वीडियोस आपको दिया गया है। अभी भाग 3 में है। तो कार्ड ऐसा होता है और कार्ड पर इधर हम पते लिखते हैं और यह जगह लिखने के लिए और इसके पीछे की पूरी जगह लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में पिन कोड लिखना पड़ता है। तो इस तरह कार्ड होता है। कार्ड के साथ साथ लिफाफा, इस तरह सिर्फ पता हम देख सकते हैं, लेकिन वो तो बंद रहता है। तो अभी चलिए हम तीसरा भाग में क्या है देखते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। वास्तव में कहा जाए तो जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल भेजे जाते थे, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई करते समय अंग्रेजों से जब भी वे बंदी बनकर जेल जाते थे, तो जेल में बैठे बैठे अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे। वह पत्र मतलब जितने भी पत्र वे जेल में रहकर लिखे थे, वे सारे पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से छपा गया था। तो इस तरह आज जैसे संचार साधन होते तो अगर हम आज जिस तरह अभी ईमेल, फैक्स, फोन, शॉर्ट मैसेजेस, ये सब साधन अगर उस समय भी होता तो शायद नेहरू जी इंदिरा गांधी को फोन करते। तब जो अभी सभी को प्रेरणा देते हैं, करोड़ों लोगों को, पिता के पत्र पुत्री के नाम जो किताब है, उस किताब को जो लोग भी पढ़ते हैं उनको प्रेरणा मिलती है देशभक्ति के प्रति। तो वह प्रेरणा शायद नहीं मिलती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो अभी हम देखें तो यहाँ अभी पत्र तो हम सहेज कर रख लेते हैं, लेकिन SMS हो, ऐसा जो संदेश हमें मिलता है फोन के द्वारा, मोबाइल में, तो उसे हम कहाँ तक रख सकते हैं? जब मेमोरी फिल हो जाता है तो कभी कभी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, या तो हम डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरह संदेशों का सहेज कर रखना मतलब संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके लिखे गए पत्र ही है। महान हस्तियों मतलब हाथों से लिखा हुआ, ऐसे महान व्यक्तियों की जो हाथों से लिखा हुआ यादगार है, वह तो उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सबसे आगे रखा जा सकता है, क्योंकि उनको जो भी पत्र लिखते थे तुरंत वे जवाब अपने हाथों से लिखते थे। कभी भी वे अपने कर्मचारी पर कभी भी वे भरोसा नहीं करते थे। मतलब
बोलते थे कर्मचारी कि हम लोग लिखकर जवाब भेज देंगे, लेकिन वे मानते नहीं थे। वे स्वयं अपने हाथों से लिखी हुई सुलेख से जो जिससे भी पत्र मिलता था उसे वे जवाब में देते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। जब हम वर्ल्ड में, दुनिया में, इस संसार में देखें तो म्यूजियम में महान व्यक्तियों का हाथों से लिखा हुआ पत्र हम पा सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, इन सबका जो पत्र लिखे हैं वे म्यूजियम में रखा गया है। उसे हम हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। तो ऐसा हम वहां पा सकते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तो अगर हम उस काल के बारे में, मतलब उस समय के बारे में, या उस देश के बारे में, या उस समाज के बारे में जानना चाहेंगे तो उस जमाने में लिखी हुई पत्र को अगर हम देख लें तो हम उसका पैमाना लगा सकते हैं, मतलब अंदाजा कर सकते हैं उस समय क्या हुआ होगा, उस समय देश की काल परिस्थिति कैसी थी, ऐसे अंदाजा किया जा सकता है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। तो इस देश में जो कुछ भी पत्र लिखा गया था वह धीरे धीरे बहुत ही महत्व सिद्ध कर एक पुस्तक की रूप धारण कर गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब उन पत्रों से, संग्राम के समय जो पत्र लिखी गई थी, उन पत्रों से हम बता सकते थे कि उस समय संग्राम कितनी मजबूती से चलाई गई थी और लोगों में कितनी दृढ़ निश्चय थी, इसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के, मतलब गांधी जी को पत्र लिखना हो तो लोग सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया ही पता लिखते थे, क्योंकि भारत देश में गांधी जी अकेले थे, मतलब एक ही नाम का था और वे इंडिया में थे। इंडिया में गांधी जी, महात्मा गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति थे, इसीलिए वे कहीं भी रहे, पता ठीक ना रहने पर भी, सपोज आप समझो कि वे गुजरात का एड्रेस था लेकिन गुजरात नहीं किसी और जगह में चले गए संग्राम के कारण, तो पत्र गुजरात में खोज लेते थे, जब गुजरात में नहीं मिले तो उसे दूसरी जगह भेज देते थे। उस तरह खोज कर जहां रहते थे वहां तक पहुंचा देते थे। तो उस तरह था। तो आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, और भी जितने भी लोग थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। पहले भी मैं बताई थी कि वे स्वयं लिखकर जवाब देते थे। जो भी पत्र लिखते थे उनका पत्र का जवाब, मतलब पत्र का उत्तर वे स्वयं देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में
जुट जाते थे। मतलब समझो कि गांधी जी दाहिना और बायां बायां दोनों हाथों से लिखते थे। तो इस तरह जब दाहिना हाथ में दर्द होता था, मतलब राइट हैंड में दर्द होता था, तो लेफ्ट हैंड से लिखते थे, लेकिन लिखना छोड़ते नहीं थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। मतलब सिर्फ महात्मा गांधी का ही नहीं, और भी जो नेता हैं उन सबका भी पत्र गांव-गांव तक पहुंच जाते थे। और उन पत्रों को ये लोग जो पाते थे, वे लोग क्या करते थे, उसे फ्रेम बनाकर रख लेते थे। तो ये अगर हमें किसी का ऑटोग्राफ मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, उसे फ्रेम बनाकर रख लेंगे, क्योंकि वो एक यादगार है, स्वीट मेमोरी। तो वैसी जो मधुर स्मृति है, उसे तो हम हर वक्त के लिए, हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। तो कैसा याद रखा जाएगा? या तो फ्रेम बना लिया जाएगा, सहेज कर कहीं जगह रख लेना चाहिए। तो ऐसे लोग करते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो ऐसा ही नहीं, हम देखें तो पत्रों के कारण कई भाषाओं में भी कई किताबें लिखी चुकी थी। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। अंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखवाया है। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखें कि हरवंश राय बच्चन जी का जो पत्र है, वह निराला के पत्र, ये सब भी हमको मिल जाते हैं। और दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। तो न केवल स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि कवि, लेखक, कहानीकार, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि हर एक को प्रेरणा देना चाहते हैं। उस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी प्रेरणादायक था। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो 1915 से 1941, तो कितने साल हैं? इधर 15 और उधर 10 में 16 नहीं 11 15, अगर 1915 को 15 साल मिला तो 1930 हुआ। 1930 को 11 साल, मतलब ये 15 और वो 11, 26 साल। 26 साल जो पत्र इन दोनों के बीच में चला था, उत्तर में एक दूसरे के पत्र के उत्तर में, वह पूरा संग्रह प्रकाशित हुआ है। और उन पत्रों के कारण नए नए तथ्य, मतलब सच्चाई बाहर निकली, और उनकी मनोदशा इस प्रकार थी, मतलब वे अच्छे व्यक्ति थे या बुरे व्यक्ति थे, उनकी सोच कैसी थी, उनका विचार क्या था, ये सब भी इस पत्रों के द्वारा, इन पत्रों के द्वारा समझाया गया था। पत्र व्यवहार
पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। तो किसको ज्यादा गुडविल दिया जाएगा? डाक विभाग, क्योंकि डाकिया के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजा जाता था। इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो वजह क्या है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। मतलब अगर हम दोनों दूर दूर हैं, तो दूर दूर हैं तो हमारी सोच विचार, आजकल हम क्या कर रहे हैं, फोन के जरिए बात कर ले रहे हैं। इस कारण से हमें यह दूरी उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुराने जमाने में ये ऐसा नहीं होता था, इसीलिए वे पत्र के जरिए सभी लोग जुड़े हुए रहते थे। तो यहाँ ये काम पत्र करता था कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री को हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो मतलब वे जंगल में हो या पहाड़ी पे हो या क्या समतल मैदान में हो, कहीं भी रहे, लेकिन पत्र लिखना, भेजना और उसका इंतजार करना, ये सब हर वक्त की तरह नॉर्मली चलता है, साधारण सा हो गया है। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो अभी भी खत का इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। हम बताएं तो यहाँ पर मनी ऑर्डर मतलब अभी हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब आ गया है। पुराने जमाने में ये सब नहीं था, तो इस कारण से मनी ऑर्डर भेजा जाता था। सपोज अभी मुझे मनी ऑर्डर भेजना है किसी को, तो मैं क्या करूंगी, पैसा लेकर पोस्ट ऑफिस तक चली जाऊंगी। पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को मैं भर दूंगी, मतलब किसको मुझे भेजना है उसका पता मैं लिख दूंगी। लिखकर जितना मैं भेजना चाहती हूँ वह राशि, मतलब पैसा जो है उसे मैं पोस्ट मास्टर को दे दूंगी। तो उन लोग उसे उस पते पर दूसरा जो एड्रेस दिया हुआ है वहां तक पहुंचा देंगे। फिर वहां डाकिया वह अमाउंट लेकर उस एड्रेस पर चला जाता है और वहां पर उनको ये मनी ऑर्डर दे जाता है। लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट होता है, जो कि हम लोग रिवर्स एड्रेस, मतलब हम अपना एड्रेस भी एक्नॉलेज कर देते हैं। तो उसे जब मैं ये डाकिया ले जाकर हमारा मनी ऑर्डर उनको दे देता है पते वालों को, तो उन लोग जब साइन करते हैं कि हाँ हमें पहुंच गया है, हम लोग ले लिए हैं, तो तब ये जो एक्नॉलेजमेंट है वह हमारी पता पर आ जाती है। जब वह हमारी पते पर पहुंच जाती है तब हम समझ जाते हैं कि हाँ हमारा भेजा हुआ अमाउंट जो है वह उन तक पहुंच गई है। अगर एक्नॉलेजमेंट हमें वापस नहीं मिले तब इसका मतलब कि पैसा कहीं
इधर उधर हो गया, मतलब ठीक पते पर गया नहीं। इसे भेजना था वे पता को गुम कर लिए हैं और गुम होने के कारण वह उन तक पहुंची नहीं है। इस तरह हम समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इसीलिए हम डाकिया को, गांव वाले डाकिया को देवदूत मानते हैं। जिस तरह देवदूत मतलब भगवान का दूसरा रूप, वह आकर जिस तरह लाखों दुआएं देता है और लाखों इच्छाएं हमारी पूरी करता है, उसी तरह ये डाकिया आने के कारण उनकी इच्छा पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि डाकिया देवता देवदूत के रूप में देखा जाता है। अभी हम कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। यह एक हुआ है। और दूसरा, किसी के लिए बिना टिकट साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? बिना टिकट के सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माना के रूप में देनी होती है। मतलब स्टैंप अगर उस पर लगा नहीं रहेगा तो उनको पेनाल्टी भरना पड़ता है। पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है ऐसे। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र और अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। तो ये रहा आपके प्रश्नोत्तर। आप इसे अच्छी तरह अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।